आज हम यहाँ विश्व राजनीति से संबंधित एक परिचर्चा के साथ उपस्थित हुए हैं। विषय हमारा है यूएस प्रेसिडेंट के रूप में ट्रंप का चयन और विश्व राजनीति पर इसका प्रभाव। वैसे तो यह सत्य है कि सत्ता बदल जाने से विश्व राजनीति में अमेरिका के हित परिवर्तित नहीं हो जाते, किंतु यह भी सत्य है कि हितों की सिद्धि के तरीके में परिवर्तन देखा जा सकता है, देखने को मिल भी सकता है। इससे पूर्व यदि हम देखें तो अधिकांश प्रबुद्ध जगत में इस समय चर्चा और परिचर्चा का जो विषय बना हुआ है वह यह है कि ट्रंप के जीत और हैरिस के पराजय के कारण क्या रहे। लोग जय और विजय के कारणों के विश्लेषण में जुटे हुए हैं, किंतु हमारा ऐसा किसी भी विश्लेषण में यकीन नहीं है, क्योंकि यही प्रबुद्ध जगत का एक खेमा, यही मीडिया का एक खेमा चुनाव परिणाम से पूर्व एक अलग ही प्रकार के सिनेरियो, एक अलग ही प्रकार की चर्चा परिचर्चा में रत था। वामपंथ की चादर ओढ़े मीडिया के अधिकांश प्रतिष्ठानों के द्वारा इससे पूर्व दुष्प्रचार का एक आडंबर देखने के लिए मिल रहा था, जो कि भारतीय इलेक्शन में भी देखने के लिए पर्याप्त मिल चुका था। नारे वही थे, सेंटिमेंट वही थे कि यदि ट्रंप राष्ट्रपति के रूप में चुनकर आते हैं तो विश्व राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल आ जाएगा। यदि मोदी जी भारतीय प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो संविधान का पूरी तरीके से विनाश हो जाएगा, जबकि संभवतः यह है कि संविधान के विनाश में चाहे वो जो है आज जो सत्ता में बने हुए लोग हैं और जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, सबका सम्यक योगदान रहा है। सब लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसमें भरपूर अपना योगदान दिया है। आरोप और प्रत्यारोप चलते रहेंगे एक दूसरे पर। वैसे ही यूएस राष्ट्रपति चुनाव में भी कुछ इन्हीं प्रकार के मुद्दों के साथ पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी जोर और आजमाइश में लगे हुए थे। वहां भी मीडिया का एक बड़ा धड़ा विभिन्न मुद्दों पर इससे पूर्व ट्रंप को हराने में लगा हुआ था कि ट्रंप तो बड़ी तेजी से पराजित हो रहे हैं, हैरिस की लोकप्रियता बड़ी तेजी से बढ़ रही है, चाहे वो चंदा प्राप्ति का मामला हो, चाहे वह प्रेसिडेंशियल डिबेट का मामला हो, चाहे वह लोकप्रियता की दुहाई दी जा रही हो कि हैरिस का तो महिलाओं में इतनी बड़ी लोकप्रियता है, उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य हैं, उनका इतना आकर्षक व्यक्तित्व है। लेकिन जब वही चुनाव परिणाम आ गया तो फिर वही प्रबुद्ध जगत दूसरे जो है कपोल कल्पनाएं लेके ढकोसले लेके चलने लगा। तो मेरा इस प्रकार की किसी प्रकार के विश्लेषण में कोई यकीन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, चित भी मेरी पट भी मेरी। आप जीत गए तो सारी खूबियाँ आपके अंदर हैं, आप हार गए तो तमाम कमियाँ आपके अंदर आ जाएंगी, तो उसमें हमारा कुछ लेना देना है नहीं। हम जो यहाँ चर्चा करेंगे वह यह होगा कि ट्रंप के जीतने से या ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के पूर्व पद पर निर्वाचित होने से विश्व राजनीति पर, और विश्व राजनीति की जब हम बात कर रहे हैं तो खासकर भारत पर और भारतीय हितों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसी चर्चा के साथ यहाँ अपनी बात रखेंगे, इसी चर्चा पर अपने आप को केंद्रित रखेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी बात यहाँ ये कर ली जाए कि आज विश्व राजनीति में जो अपने आप को प्रबुद्ध जगत का ठेकेदार मानने वाले लोग हैं, उनकी प्रबुद्धता कैसी है। जैसे ट्रंप के बारे में जो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि इनके आने से बड़ी भारी उथल पुथल हो जाएगी, अनहोनी के जो है एक अच्छे खासे किस्से गढ़े जा रहे थे,
ठीक यही प्रकार भारतीय, मैंने पहले भी कहा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यही चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी। शायद एक कयास उन नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में लगाए गए होते जो आज कहीं ना कहीं सत्ता के शिखर पर बैठे हुए विराजमान होकर के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मूल्य और मानव मूल्यों को तहस नहस करने में लगे हुए हैं। यह दोगलापन पचता नहीं है। यही माननीय यूनुस महोदय, जो मोहम्मद यूनुस जी हैं बांग्लादेश के इस समय, यदि किसी प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया ही नहीं तो किस हैसियत से आज आप जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं? क्या यह लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ छलावा नहीं है? आप प्रधानमंत्री पद को स्वीकार करने से पूर्व इस दावे के साथ आए थे कि यदि अल्पसंख्यकों के साथ हमले नहीं रुके, अल्पसंख्यकों के साथ विभत्स घटनाएं नहीं रुकी तो हम प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे देंगे। आज उन अल्पसंख्यकों के बारे में आपका क्या राय है? जो आतंकवादी हुआ करते थे, जो आतंकवादी कृत्यों में जो है लिप्त हुआ करते थे, आज वो देश में प्रशासक की भूमिका में कार्य कर रहे हैं, और जो प्रशासक हुआ करते थे कभी देश के, आज वो बांग्लादेश में आतंकियों की लिस्ट में दर्ज किए जा रहे हैं। क्या यही है उदारता? क्या यही नोबेल पुरस्कार का मानदंड है जिनको नोबेल दिया जाता है? शायद इस पर जो है किसी के द्वारा कोई शब्द देखने के लिए मिले, कोई आवाज देखने के लिए मिले। यहां पर चुप्पी एकदम छाई हुई है। अफगानिस्तान में जब इसी प्रकार से सत्ता में तालिबान के द्वारा प्रतिष्ठित हुआ जाता है तो उस पर पूरे विश्व का हैतोबा होता है। और बांग्लादेश में जिस प्रकार से सत्ता पर आज लोग हावी होकर बैठे हुए हैं, क्या यह तालिबानी कृत्य नहीं था? वहां उसको प्रोटेस्ट का नाम दिया जाता है। यह है आज के प्रबुद्ध जगत का असली चेहरा, नंगा चेहरा। आते हैं अपने विषय पर कि किस प्रकार से विश्व राजनीति में खासकर भारतीय हितों पर ट्रंप साहब के निर्वाचन से क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, क्या क्या फर्क दिखने वाला है। इसको अगर हम 2-3 मूलभूत बिंदुओं में बांट दें, जैसे पहला ट्रेड, क्योंकि ट्रेड सबसे ज़्यादा मायने रखता है, वर्तमान में धन ही सब कुछ है। दूसरा है आव्रजन नीति, यानी जो वीजा वाली उनकी नीति अपनी है। और तीसरा है सिक्योरिटी, सामरिक गतिविधियां, यानी विश्व के सामरिक गतिविधियों पर क्या फर्क पड़ेगा, सामरिक हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं व्यापार पर। व्यापार पर बात करें तो सबसे पहले हमें अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में, मैंने कहा, इस चीज़ को देना होगा। हमारा मूल जो है उद्देश्य भारतीय हितों को पर अपने ध्यान को दृष्टिगोचरित करना है। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम इसको 2 खोमे में बांट के अध्ययन करेंगे, नुकसान और लाभ, नफा और नुकसान। सबसे पहले हम नुकसान की बात कर लें कि ट्रंप के आने से भारत के व्यापारिक हितों को किस प्रकार से चोट पहुंचने वाली है। पहला है टैक्स का मुद्दा, जिसको आप सरचार्ज कहते हैं। चूंकि यह ट्रंप के द्वारा बार बार यह मुद्दा उठाया जाता रहा है, चाहे वो पक्ष में रहे हो चाहे विपक्ष में रहो, इस मामले में ट्रंप बड़े बेबाक रहते हैं। ये उनकी खूबसूरती भी मुझे दिखती है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, हमेशा वो एक ही राय पर अपने काबिज रहते नहीं कि सत्ता में आए दूसरी जो है लाग लपेट, दूसरी जो है अलाप, और जो है सत्ता से बाहर रहे तो दूसरी अलाप। ये उनके अंदर दोगलापंथी नहीं है। तो वो बार बार कहते हैं कि भैया देखिए, भारतीयों के द्वारा क्या होता है कि जो अमेरिकी वस्तु होते हैं, जो अमेरिका जो है भारत को सप्लाई करता है, उस पर अच्छा खासा टैक्स लगाया जाता है। और जब भारत अपने वस्तुओं को अमेरिका में खपाता है तो उस प्रकार का टैक्स अदा नहीं करता। तो यदि हम सत्ता में आएंगे तो हम बराबर का व्यवहार करेंगे, यानी टैक्स के बदले टैक्स। यदि भारत अमेरिकी वस्तुओं पर टैक्स लगाएगा तो उसी अनुपात में हम भारतीय वस्तुओं के आवाजाही पर भी टैक्स लगाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय निर्यात को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। यह नुकसान है। बात हम कर रहे हैं लाभ की, तो इसमें कुछ लाभ भी हमारे छिपे हुए हैं। लाभ यह है कि ट्रंप साहब के आने से, जहाँ तक अभी एक कयास सी है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, राजनीति में जो है किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी संभव नहीं है, किस करवट यहाँ कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक कयास हम लोग लगा रहे हैं मोटा मोटा। कहीं ना कहीं जो ट्रंप का पूर्व का रवैया है और चुनाव से पहले या चुनाव के बीच के जो उनके कुछ अपने बयान हैं,
उनके अगर हम अंश को निकालें या उसका हम विश्लेषण करें तो हम देखेंगे चीन के प्रति उनका रवैया थोड़ा सख्त रहने वाला है बाइडेन प्रशासन से तुलना में, और पूर्व का भी उनका कार्यकाल कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर मुहर लगाता है। तो इसमें हम देखेंगे तो चीन पर जो सख्ती होगी उसका कहीं ना कहीं सीधा फायदा भारतीय निवेश में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब वो चीन पर अपनी भी जो कंपनियां होंगी उस पर भी सख्ती लगाएंगे, चीन पर अगर यदि कुछ प्रतिबंध भी लगाएंगे तो कहीं ना कहीं उससे जो वहाँ जो विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं, जो उनका निवेश है कंपनियों का चीन में, वो घटेगा क्या कि जो पुरानी कंपनियां कहीं ना कहीं अपना निवेश लेकर वहाँ से भागना शुरू करेंगी। तो इस समय जो बाजार की स्थिति देखा जाए तो भारत की तुलना में कहीं ऐसा नहीं है कि जहाँ निवेश किया जा सके। तो कहीं ना कहीं इससे भारतीय बाजार को लाभ होगा, भारत में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। क्यों? लेकिन हमारा अपना थोड़ा इससे अलग राय है। भले ही भारत को इससे थोड़ा बहुत व्यापार हो, लेकिन हम इसमें बहुत ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखते हैं, क्योंकि भारतीय समस्याओं का हल न तो निवेश है और न ही जो है विभिन्न प्रकार के हम कहा दें कि सहूलियत। हमें आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाना होगा, और जब तक हम आत्मनिर्भरता की प्राप्ति नहीं करते हैं तब तक हम इस आयात और निर्यात और दुनिया भर की समस्याओं में उलझे रहेंगे। जब तक हमारा आयात नहीं कम होगा तब तक हम निर्यात बढ़ा नहीं सकते हैं, और इसके लिए हमें उत्पादन करना होगा, इसके लिए हमें आत्मनिर्भरता की तरफ जाना होगा, इसके लिए हमें तकनीकी पर ध्यान देना होगा। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक हमारा निर्यात नहीं होगा, और निर्यात नहीं होगा तब तक हमारी समस्याएं हल नहीं होंगी। हम आयात के भरोसे बैठे रहेंगे, फला कंपनी आएगी हमारे यहाँ निवेश करेगी, फला कंपनी निवेश करेगी, अरे हम खुद क्यों ना उत्पादक बने। दूसरी चीज आ जाती है, मुद्दा है आव्रजन का। आव्रजन का मुद्दा क्या है? वहाँ पे आप सुनते होंगे कि H1B वीजा प्रक्रिया है, यानी जो वहाँ की वीजा प्रक्रिया है। कहीं ना कहीं इस पर ट्रंप साहब बहुत सख्ती से इसको लागू करेंगे। पहले भी इस बात को कह चुके हैं, भैया हम सत्ता में आएंगे तो जो वीज़ा की प्रक्रिया उसको कठोर बनाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या भारत में और भी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोग हैं, इनका अमेरिका में प्रवेश जो है बाधित होगा, और बाधित होगा तो कहीं ना कहीं इससे जो भी भारतीय आज अमेरिका में विभिन्न प्रकार के जो है कारोबार में रत हैं, विभिन्न प्रकार के पेशे में रत हैं, उनको एक प्रकार से झटका लगेगा। चलिए, ये तो इसका नुकसान हुआ, लेकिन इसी में कुछ लाभ भी छिपा हुआ है। लाभ ये छिपा हुआ है कि इससे हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की तरफ भी बढ़ सकते हैं। हमारे लिए इस आपदा में एक अवसर भी जो छिपा हुआ है। अवसर यह है कि जो भारतीय कौशल आज अमेरिका में जाके अपने कौशल से अमेरिका को लाभान्वित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस कौशल का उपयोग यदि भारत में किया जाए, या कहीं ना कहीं जब अमेरिका में जो है उनको अपने हित नहीं सुरक्षित दिखाई देंगे तो अपने कौशल का उपयोग भारत में करेंगे, और इसका प्रभाव अच्छा खासा भारत पे भी पड़ेगा, और इसका कहीं ना कहीं भारत को दूसरे अगर दृष्टिकोण से देखें तो लाभ भी मिल सकता है। हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आ जाते हैं सामरिक चुनौतियों पर, क्योंकि इस समय ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मस्ट है। सामरिक चुनौतियों में बात करें तो इसको हमने विभिन्न संकटों में बांट दिया है। सबसे पहले आप लोग यूक्रेन संकट पे सुनना चाहेंगे कि यूक्रेन संकट पे क्या असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो रूस और यूक्रेन के बीच इतने दिनों से चला आ रहा युद्ध है, इस पर विराम लगने के कयास लग रहे हैं, क्योंकि इससे पूर्व भी ट्रंप साहब कह चुके हैं कि भैया राष्ट्रपति बनते ही हम इसको जो है इस संकट का समाधान करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं इससे जेलेंस्की साहब का जो नाटो का सदस्य बनने का स्वप्न था वो भी धूमिल होता दिखाई देगा, क्योंकि कहीं वो नाटो देशों पर ट्रंप साहब अपना अच्छा खासा प्रभाव दिखाएंगे, उनको धमकी के माध्यम से, उनको और सारी चीज़ों के माध्यम से। इसमें ट्रंप माहिर भी हैं, और नाटो सदस्यों को कहेंगे भैया इस जेलेंस्की को नाटो का सदस्य बनाने के चक्कर में हम पूरी दुनिया को मिटते हुए नहीं देख सकते हैं, आप छोड़िए, और ये जो इसकी जिद है दूध में बच्चे की तरह उसको हटाइए। और कहीं ना कहीं बलपूर्वक या शक्ति के माध्यम से रूस और यूक्रेन के बीच शांति की एक समाधान ट्रंप साहब खोजने में मुझे लगता है कामयाब होंगे, और जो खोजने का प्रयास भी करेंगे। इस प्रकार से दूसरी समस्या आ जाती है कि अरब इजराइल संघर्ष की। अरब इजराइल संघर्ष में ट्रंप ने साफ जो है कहा रखा है नेतन्याहू से कि भैया जिस दिन हम चुनाव जीतेंगे उस दिन आप युद्ध को समाप्त कर दीजिएगा। अब यहाँ समाप्त करने का क्या मतलब, लोग अपना अपना अलग अलग आशय निकाल रहे हैं। समाप्त करने का मतलब है युद्ध रोक दीजिएगा, युद्ध को अपने मन मुताबिक आप खत्म कीजिएगा, यानी अस्थाई हल की बातों कर रहे हैं। अस्थाई हल का क्या मतलब है? ये जो गाजा, लेबनान, हमास, फिलिस्तीन, ईरान, ये जो विभिन्न प्रकार के कुकुर मुद्दे जो बीच बीच में कहीं ना कहीं उगते हुए दिखाई देते हैं, उनके अस्थाई समाधान की बातों कर रहे हैं।
और आप समझ रहे होंगे कि इन लोगों के बुरे दिन आने वाले हैं। कहीं ना कहीं इजराइल के हाथ खोल दिए जाएंगे, जो कहीं ना कहीं अभी तक बाइडेन साहब बांधे हुए थे, और इजराइल अपने मन मुताबिक इन लोगों का इलाज करने के लिए स्वतंत्र होगा। और यहाँ भी कहीं ना कहीं शक्ति के माध्यम से ही एक शांति सुनिश्चित की जाएगी। बहुत जल्द ही ये भी सारे युद्ध जो है विराम की स्थिति में चले जाएंगे, इन सबकी कमर तोड़ दी जाएगी बहुत जल्द ही। फिर बात आ जाता है चीन पर, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चीन पर अगर हम देखें तो घातक ही प्रभाव होंगे, क्योंकि जैसे ही यूक्रेन और अरब संघर्ष का खात्मा होगा, अमेरिका का ध्यान पूरी तरीके से चीन पर आ जाएगा। और वैसे भी ट्रंप साहब चीन के अच्छे खासे मुखर विरोधी रहे हैं। ट्रंप इस चीज़ को समझते हैं कि आज अमेरिका का जो है दुश्मन और परंपरागत दुश्मन रूस नहीं रह गया है, क्योंकि वित्त के तौर पर, आर्थिक तौर पर वह पहले से पंग हो चुका है, बहुत ज़्यादा उसकी कोई ताकत नहीं बची है। सामरिक तौर पर है, वो सामरिक तौर पर भी है, किंतु चीन इस समय जिस प्रकार से आर्थिक सुपर पावर बन रहा है और अमेरिका के सामने एक मजबूत चुनौती के रूप में अपने आप को जिस प्रकार से चीन ने प्रस्तुत किया है, जो विश्व की दूसरी सुपर पावर बन चुका, 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है, 26 ट्रिलियन डॉलर से 28 ट्रिलियन डॉलर के बीच में अमेरिकी इकोनॉमी है। तो इससे अमेरिका को बड़ी सख्ते में, अमेरिका की कभी भी हमको इसमें पीछे छोड़ सकता है। अमेरिका कभी भी जो है अमेरिकी दोगले स्थान पर रहना पसंद नहीं करते हैं। अमेरिकी हमेशा फर्स्ट वो पहला अंक लेके चलना चाहते हैं, वो पहले पर आना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ट्रंप भी इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि आज हमारी चुनौती रूस नहीं है, चीन ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं रूस और चीन के बीच जो जुगलबंदी है, या जिस प्रकार से रूस की चीन पर निर्भरता है, उसको ट्रंप कम करने का प्रयास करेंगे। और कम करने का प्रयास यह होगा कि रूस को कुछ सहूलतें दी जाएंगी और चीन पर कुछ अंकुश बनाए जाएंगे। और अंकुश यह होगा कि अमेरिका यदि यूक्रेन और अरब से हटेगा तो बैठ के वो जो है ताश की पत्तियां नहीं खेलेगा, वो शतरंज खेलता है, ताश की पत्तियां नहीं खेलता। और शतरंज खेलेगा तो शतरंज कहाँ खेलेगा, तब फिर वह जो है दक्षिण चीन सागर में वो शतरंज की गोट बिछाएगा, वह ताइवान मुद्दे पर वह शतरंज खेलेगा। और कहीं ना कहीं इससे चीन की मुश्किलें अब बढ़ने वाली होंगी। चाहे वह क्वाड का जो है फिर पुनः एक प्रकार से देखा जाए, क्वाड पर वो ध्यान देंगे, फिर क्वाड में एक प्रकार से जो है उसको मजबूत करेंगे, क्वाड को मजबूती देंगे, और उसमें वो कहीं ना कहीं भारत को सामरिक तौर पर मजबूत बनाने का प्रयत्न करेंगे चीन के विकल्प के रूप में, जो पहले भी कार्यकाल में देखा जा रहा था। और कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखें जो है तो चीन की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। फिर उसके बाद हम बात कर लें कि अन्य क्या होगा, भारत पे क्या इसका असर होगा। तो भारत पे असर की बात करें तो कहीं ना कहीं जो चाबहार का मुद्दा है, ईरान का मुद्दा है, उस पर भारत को एक झटका होगा, उसमें भारत को कुछ नुकसान जो उठाने पड़ेंगे। चाबहार का मुद्दा फिर हमारा लटक सकता है, जो हमारा उस पर निवेश है वो खतरे में पड़ सकता है, खटाई में पड़ सकता है। लेकिन एक फायदा यह होगा कि जो चीन पाक जुगलबंदी है, इससे भारत को निपटने के लिए ट्रंप साहब प्रोत्साहन देंगे। और कहीं ना कहीं चीन और पाक की जो एक प्रकार से गठजोड़ है, इसको बहुत हद तक संतुलित किया जाएगा। और चीन के विरुद्ध भारत को एक प्रकार से चाहे उपयोग के तौर पर ही सही, किंतु मजबूत बनाने का वहाँ प्रयत्न वो करेंगे। आतंकवाद हो, विभिन्न प्रकार के जो है टेररिज्म हो, इस पर भी जो इनका रवैया कहीं ना कहीं डेमोक्रेट की तरह दोगले पंथी वाली नहीं रही है, बहुत साफ इनका अपना सोच रहा है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं भारत को कुछ निजात मिलेगा। बात आ जाती है अन्य पर, तो पाक के विषय में भी थोड़ा हम चर्चा कर लें। तो कहीं ना कहीं पाक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि पहले भी कार्यकाल में इन्होंने कहा था कि भैया इसको जितना भी पैसा आज तक अमेरिका ने दिया है सब केवल बेवकूफ़ी वाली रही है, सब केवल जो है निठल्ले को जो दिया गया वो केवल उसने निठल्ले ही पना किया है। तो कहीं ना कहीं वो रकम पर फिर प्रतिबंध लग सकता है। और उनकी जो माली स्थिति है, जो कहा जाता है कि गरीबी में आटा गील, वो वाली स्थिति इनकी आ सकती है। पाक को एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामरिक दोनों नुकसान उठाना पड़ सकता है इसमें, जहाँ तक मुझे लगता है। बात अगर करें बांग्लादेश की, बगल में जो बैठे हुए महोदय हैं, तो यहाँ पे मुइज्जू साहब के लिए भी संकट आ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कुर्सी का लाभ लेके आज वहाँ पे विराजमान हैं, बैठ के वहाँ पे अपनी जो है पासे चल रहे हैं, वह भी इनकी कुर्सी भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है। अगर कुर्सी बची भी रहेगी तो ये जो पासे का खेल है उनके लिए बड़ा कठिन हो सकता है। ईरान की जहाँ तक की बात कर लें तो ईरान के भी जो है बुरे दिन आ सकते हैं।
काटसा के तहत जिस प्रकार से पहले ईरान पर प्रतिबंध लगाया गया था और बढ़ सकता है। और इसका अच्छा खासा झलक आप इसी से देख सकते हैं कि ट्रंप के जीतने की खबर सुन के ही जो ईरान का रियाल था वह ये जो है आज जो है रियाल की कीमत $1 की कीमत जो है 7 लाख रियाल तक पहुंच चुकी है। यानी 7 लाख जब आप ईरानी मुद्रा देंगे तो $1 मिलेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान की कमर टूटने वाली है, ईरान को अच्छा खासा नुकसान होना है। इसको ईरान भी भांप रहा है। फिर अंत में हम यही कहेंगे निष्कर्ष के तौर पर कि ट्रंप के द्वारा जब अपना अभियान चलाया जा रहा था प्रचार, तो हमास के द्वारा उसी बीच वो जो है अमेरिका में कुछ लोगों के द्वारा हमास के समर्थन में विभिन्न प्रकार की रैलियां आयोजित की गई थी। अमेरिकी फ्लैग को कुचला गया था, अमेरिकी जो है प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ किया गया था। और ट्रंप ने कहा था कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो चुन चुन के इन लोगों से एक एक का बदला लेंगे, एक एक को लात मार के जो अमेरिका से बाहर निकालेंगे। मुझे लगता है कि भारत का भी जो टेररिज्म के प्रति, भारत में उग्रवाद फैलाने वाले लोगों के प्रति और भारत को एक प्रकार से खंडित करने की जो मंसूबा पाले हुए वाले लोग हैं, चाहे वो भारत में जो है लाल किले पर जो है भारतीय तिरंगे के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के प्रति जो संकल्प है, जो दृढ़ संकल्प है, उसका भी ट्रंप साहब उसी अनुरूप जो है ख्याल करेंगे, उसी अनुरूप जो है उसको भी ध्यान में रखेंगे। जिस प्रकार से अपने संकल्पों के प्रति वो अडिग हैं, उसी प्रकार भारतीय संकल्पों का भी आदर करेंगे। और जो विभिन्न प्रकार की जो सपोड़े आज पाकिस्तान में पल रहे हों, कनाडा में पल रहे हों और अमेरिका में पन्नू के नाम पर जिस प्रकार से उनको निचर के नाम पर जो है बढ़ावा दिया जा रहा हो, कनाडा को सपोर्ट किया जा रहा हो, उस पर वो भारतीय जो है चिंताओं का ख्याल करेंगे और उस पर कोई अस्थायी हल, ठोस हल निकालेंगे। ऐसी हमारी संभावना है। आगे के विषय के साथ हम पुनः एक नए वीडियो के साथ अमेरिकी चुनाव से संबंधित कुछ विषय वस्तुओं का पर चर्चा करेंगे। आज तक यहीं तक।